ऐसा करने में शीघ्र ही सफल हो गई। डचों ने भारत तथा तटवर्ती देशों के साथ व्यापार तो किया ही, इसके साथ ही उन्होंने अपने व्यापारिक क्षेत्रों वाले द्वीपों में कुशल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की और अपने व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखा। पुलिकट में गेल्ड्रिया का किला ही एकमात्र डच शक्ति का केंद्र बिंदु था। डचों का भारत में आगमन और भारत में डच बस्तियों की स्थापना प्रायः द्वीपीय आवश्यकताओं का प्रतिफल था। उनका एकमात्र लक्ष्य यूरोपीय बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति था। डचों द्वारा द्वीप समूहों के मसालों का गुजरात और कोरोमंडल के तटवर्ती प्रदेशों में पैदा किए जाने वाले वस्त्रों के साथ आदान प्रदान किया जाता था। सूरत और मालाबार तट पर डच प्रारंभ में व्यापार करने में असफल रहे, तब उन्होंने कोरोमंडल के तटवर्ती प्रदेश को डच व्यापार के लिए उन्मुक्त कर मसूलीपट्टनम में अस्थायी फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बनाई। डच व्यापारियों का कुतुबशाही सूबेदारों ने उत्पीड़न किया। डचों ने 1610 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की, जो 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा नष्ट कर दी गई। इसके पश्चात वहां एक नए किले का निर्माण किया गया और इसका नाम फोर्ट गेल्ड्रिया रखा गया। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में गोलकुंडा का फोर्ट गेल्ड्रिया पर अधिकार हो गया। पुलिकट में डचों के स्वर्ण पेगोडा सिक्के ढाले जाते थे। डच कोरोमंडल से बैंटम और बटाविया के लिए वस्त्रों का निर्यात करते थे। मसूलीपट्टनम नील निर्यात का केंद्र था। डच बाटाविया के लिए चावल, हीरे और दासों का निर्यात करते थे। कोरोमंडल से मलक्का के लिए किया जाने वाला व्यापार अत्यंत लाभकारी था। कोरोमंडल प्रदेशों में उत्पादित सूती वस्त्रों के बगैर मलक्का से किया जाने वाला व्यापार मृतप्रायसा प्रतीत होता था। कोरोमंडल में द्वीप समूहों से चंदन की लकड़ी और काली मिर्च, जापान से तांबा और चीन से रेशमी वस्त्रों का आयात किया जाता था। 1659 ईस्वी में डचों ने तंजौर के निकट नेगापट्टम बंदरगाह को पुर्तगालियों से ले लिया। अब पुलिकट के स्थान पर नेगापट्टम डच गवर्नर का मुख्यालय बन गया। 1680 ईस्वी के बाद पोर्ट नोवो एक समृद्ध कपड़ा उत्पादन केंद्र बना। सदर सप्तम विशेष प्रकार के कपड़े के उत्पादन के लिए विख्यात था। नागल वांचे और पालकोल्लू नील उत्पादन और वस्त्रों की रंगाई का केंद्र थे। औरंगजेब के गोलकुंडा पर अधिकार के साथ ही कोरोमंडल क्षेत्र के डचों का पतन प्रारंभ हो गया और 2 वर्ष के भीतर ही व्यापार से होने वाला लाभांश 20% तक गिर गया। ऐसी स्थिति में डच मुख्यालय नेगापट्टम स्थानांतरित कर दिया गया। वान खेस्टेयन 1617 ईस्वी में सूरत की डच फैक्ट्री का प्रभारी नियुक्त हुआ। उसने 1618 ईस्वी में शहजादा खुर्रम के साथ संधि की। इसके बाद डचा ने भरौच, बम्बई, अहमदाबाद, आगरा और बुरहानपुर में डच फैक्ट्रियां स्थापित की। सूरत नील और भरौच कपड़ा निर्यात का केंद्र थे। सूरत का व्यापार डचों के लिए सर्वाधिक लाभदायक था। बंगाल में पीपली, बालासोर, चिंचुरा डच कंपनी के प्रमुख व्यापार केंद्र थे। बंगाल से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थीं सूती कपड़ा, रेशम, सोरा और अफीम। डचों ने पुर्तगालियों को तो व्यापार से निष्कासित किया ही, साथ ही उन्होंने विदेशी व्यापार को नई दिशा दी। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को लाभप्रद समझा। शीघ्र ही भारतीय कपड़े ने विदेशी व्यापार में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और विलासितापूर्ण वस्तु के रूप में इसका विक्रय होने लगा। इसका भविष्य में परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड के चरखे बेकार हो गए और भारतीय चालों का वहाँ प्रचलन काफ़ी बढ़ गया। बाद में अंग्रेजों ने डचों को भारत के व्यापारिक परिदृश्य से उखाड़ फेंका, व्यापार को अपने पक्ष में कर लिया।
अंग्रेज 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय कंपनी का उद्देश्य पूर्वी द्वीप समूहों से मसाले तथा काली मिर्च की प्राप्ति था। ब्रिटिश कंपनी का प्रारंभिक दौर पुर्तगालियों से स्पर्धा के कारण उत्साहवर्धक नहीं रहा। के हॉकिंस 1608 ईस्वी में मुगल दरबार से कुछ विशेष हासिल न कर सका। 1611 ईस्वी में के मिडलटन स्वापल्ली पहुंचा और मुगल गवर्नर से सूरत से व्यापार करने की अनुमति ले ली। के वेस्ट ने सूरत बंदरगाह से पुर्तगालियों के एकाधिकार को समाप्त किया और सूरत में अस्थायी रूप से ब्रिटिश फैक्ट्री स्थापित की। इसके पश्चात अंग्रेजों ने अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की। 1616 ईस्वी में सर थॉमस रो ने अंग्रेजों के लिए व्यापार करने तथा आंतरिक व्यापार कर में छूट हासिल कर ली। अंग्रेजों ने सूरत में सूती कपड़े और आगरा से मलमल और नील का व्यापार प्रारंभ किया। इसके पश्चात उन्होंने कोचीन से पुर्तगालियों को निकालने का प्रयास किया। 1630 ईस्वी तक सूरत का काफ़ी विस्तार हो गया और बेंटम भी इसके नियंत्रण में आ गया। डच व्यापारी अब उनकी टक्कर लेने में अक्षम हो गए। बंगाल के व्यापार पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। मसूलीपट्टनम को लेकर अंग्रेजों और डचों के बीच प्रतिस्पर्धा रही। यह हीरे, मणिक और कपड़े के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। 1628 ईस्वी में अंग्रेजों को मसूलीपट्टनम छोड़ना पड़ा, लेकिन 1630 ईस्वी में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में पुनः फैक्ट्री स्थापित की। अंग्रेजों ने 1639 ईस्वी में मद्रास, 1650 ईस्वी में हुगली और बालासोर में फैक्ट्रियां स्थापित की। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत के सभी प्रमुख नगरों में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली और व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ यहाँ की राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाने लगे ताकि उनके व्यापार को संरक्षण मिल सके। धीरे धीरे उनका व्यापार संपूर्ण भारत में फैल गया। फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में कालबर्ट के प्रयासों के फलस्वरूप कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस कंपैगनी देश इंडेस ओरिएंटल्स की स्थापना हुई। इस कंपनी को सरकार द्वारा पर्याप्त विशेषाधिकार और वित्तीय संसाधन प्रदान किए गए। फ्रांसीसियों ने 1667 ईस्वी में कारो के नेतृत्व में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की। मैकारा ने 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1672 ईस्वी में डेलाहय ने मद्रास के समीप सेन थामे पर अधिकार कर लिया, लेकिन सितंबर 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने इसे डचों को सौंप दिया। फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी का विकास किया और बंगाल में चंद्रनगर बस्ती की नींव रखी। बाद में पांडिचेरी पर डचों का अधिकार हो गया, जो 1699 ईस्वी तक बना रहा। 1699 ईस्वी में पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों के पास आ गया। उन्होंने पांडिचेरी को 1701 ईस्वी में सभी फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बना दिया और मार्टिन को भारतीय मामलों का निदेशक नियुक्त किया। उसने पांडिचेरी के चारों तरफ एक मजबूत प्राचीर निर्मित कराई और चंद्रनगर में कंपनी की स्थिति को मजबूत किया। पांडिचेरी में फोर्ट लुई का निर्माण करवाया। पांडिचेरी की तुलना में अन्य स्थानों पर फ्रांसीसियों का प्रभाव कम होता गया। 1714 ईस्वी में सूरत की फैक्ट्री बंद हो गई और मसूलीपट्टनम की दशा लड़खड़ाने लगी। 1731 ईस्वी में डुप्ले की नियुक्ति के बाद ही फ्रांसीसी बस्तियों में नई चेतना का संचार हुआ। फ्रांसीसी कंपनी ब्रिटिश कंपनी की प्रतिद्वंद्विता के कारण पतनोन्मुख हुई। वे अंग्रेजों के समक्ष टिक न सके और अपना वर्चस्व खो बैठे। बाकी अगले पार्ट में